नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोदी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के नाम सार्वजनिक किए हैं और कहा है कि गठबंधन के किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। यह बहिष्कार पूरे चैनल का नहीं है, केवल उन एंकरों का है और उनके कार्यक्रमों का, यानी उनके प्रवक्ता उन्हीं चैनलों के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कारण स्पष्ट होने चाहिए थे, ताकि पता चलता कि आखिर उनका गठबंधन इस फैसले पर क्यों पहुंचा। अलग अलग प्रवक्ताओं ने बयान दिए हैं, मगर एक साथ एक जगह पर स्पष्टता से बात नहीं आ सकी। इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी है। आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता को कैसे बर्बाद कर दिया गया। इस पेशा में अब कोई नियम कानून नहीं बचा है, उसकी बुनियाद ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है, बदल दी गई है। केवल दलदल बचा है। आपने एक बात नोट की होगी, जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की। जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे, आज वही पत्रकारिता पर हमला का रोना रो रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों के बजाय हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया। मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों पर हमले के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब ने जितने प्रदर्शन किए, चाहे तो ये 14 एंकर बता सकते हैं कि वे कब इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए। जाने की बात आप छोड़ दीजिए, पत्रकारों के समर्थन में कब इन्होंने बोला। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को नफरत फैलाने वाले एंकरों और उनके कार्यक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था। अगर चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताइए उन्हें क्या करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण से लेकर अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह वीडियो लंबा होना ही है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि समय निकालकर आखिर तक इसे देखिए, क्योंकि इस वीडियो का रेंज ब्रिटेन, रवांडा, कश्मीर से लेकर किसान आंदोलन और मोदी दौर के 10 साल के दौरान मीडिया के दमन तक जाता है। सबका आपस में गहरा संबंध है, इसलिए धीरज के साथ पूरा वीडियो देखिए। इस बहस में प्रवेश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम मीडिया के जिस दौर की बात कर रहे हैं उसने पत्रकारिता के नाम पर केवल अपराध किया है और राजनीति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया है। हर दर्शक जानता है कि 2014 के बाद से भारत की पत्रकारिता नष्ट हो चुकी है। इसमें केवल मोदी मोदी चलता है, मोदी से सवाल तक नहीं पूछा जाता। जब भी जनता पूछना चाहती है, इन चैनलों पर एंटी मुस्लिम डिबेट चलने लगता है। जो पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा सके, वो धर्म की रक्षा के नाम पर पत्रकारिता को कुचलते रहे और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाते रहे। यह सब अपवाद के तौर पर नहीं हुआ, बल्कि हर दिन होता रहा। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर यह सवाल खुद से कीजिए कि आपको गटर में डूबा हुआ गोदी मीडिया चाहिए। Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Lalu ji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है।
तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने अचानक फैसला नहीं लिया। इन नफरती एंकरों और डिबेट शो को 10 साल का वक्त दिया है। 10 साल। 2014 में अगर ऐसा फैसला आता तो कहा जा सकता था कि विपक्ष ने सोचा समझा नहीं, लेकिन 10 साल तक देखने आजमाने के बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था। यह समस्या दूसरे देशों में भी आई है। उन्होंने जो किया उस पर इंडिया गठबंधन अभी पहुंचा भी नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के फैसले की आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि इसके गठबंधन की सरकारें उन्हीं चैनलों को खूब विज्ञापन दिए जा रही हैं जिसके दम पर ये नफरत फैला रहे हैं। यह भी एक आलोचना है कि किसी एक एंकर के शो में नहीं जाने से क्या हासिल होगा। असल दोषी तो चैनल हैं और चैनलों के मालिक हैं, उनके नाम लिए जाने चाहिए थे। आपको यह देखना चाहिए कि इंडिया के फैसले के विरोध में किसी चैनल ने, उनके अपने चैनल ने अपने एंकर और उसके कार्यक्रम का क्या बचाव किया है। कहा है कि उसमें नफरती बातें नहीं होती हैं। मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि ऐसा करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। 14 एंकरों में एक नाम है अमन चोपड़ा का। क्या टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए हो रही है, नफरत के लिए नहीं हो रही है। मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। ये ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर समेत 3 मुसलमानों को चिन्हित कर गोली मार दी थी। जब पत्रकार राहुल देव ने इस पर इन्हें टोका और याद दिलाया कि फाइनल सॉल्यूशन की बात नाजी जर्मनी में की गई थी, तब भी यह एंकर अपनी बात पर टिका रहा और साफ करता रहा कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे थे। क्या इस एंकर के शो में विपक्ष को जाना चाहिए? किसी को भी जाना चाहिए जहां उन शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से नरसंहार से जुड़े हुए हैं। अगर आप केवल भाषा के हिसाब से इन चैनलों का विश्लेषण करेंगे तो डर लगना चाहिए। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया के इस नफरती अभियान पर बोलते रहे। तो क्या यह सवाल राहुल गांधी से नहीं बनता, उनकी पार्टी से नहीं बनता है कि आप इस नफरत को रोकने के लिए क्या करेंगे? या कैसे हो सकता है कि उस दल का नेता नफरत के खिलाफ पैदल चल रहा हो और उसके प्रवक्ता कुर्सी लगाकर नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हों और उस डिबेट को मान्यता दे रहे हों? मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। सच तो यह है कि आलोचना विपक्ष के प्रवक्ताओं की होने लगी थी कि वे नफरत फैलाने वाले कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो यह पत्रकारिता पर हमला कैसे है? नफरत फैलाने वाले इन एंकरों का कई साल का रिकॉर्ड है, एक दिन की बात नहीं है। एक सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक रूप से नाम प्रकाशित करने चाहिए थे, इन्हें चुपचाप करना चाहिए था? मगर इससे क्या हासिल हो जाता? जनता को कारण पता चलना चाहिए था। अगर चुपचाप करते तो जनता को कारण पता नहीं चलता। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, अभिसार और रोहिणी सिंह का नाम लोकसभा में ले रहे थे, चीन से पैसा लेने के आरोप लगा रहे थे। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था?
तमाम एजेंसियों से लैस सरकार से जुड़े सांसद इस तरह से पहचान कर रहे थे। क्या कभी ने अभिसार और रोहिणी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचा? 14 में से कुछ एंकरों ने तो बाकायदा उस पर शो किया, नाम लेकर बिना सबूत आरोप लगाए। क्या तब इन 14 में से किसी ने कहा कि ऐसा करना पत्रकारिता पर हमला है? वे खुद भी तो पत्रकारिता पर हमला करते रहे हैं। विपक्ष ने एक सूची जारी की कि हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो वह पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है। उन एंकरों को कुछ भी बोलने से किसी ने नहीं रोका है, ना पुलिस की धमकी दी है, बस उनके बोलने का विरोध किया है और खुद को अलग किया है। कौन नहीं जानता कि इन चैनलों और एंकरों के पास भी एक सूची है कि किस किस को नहीं बुलाना है। ये खुद सेंसर करते हैं। अखबार अब कई विद्वानों के लेख नहीं छापते। 2014 के बाद ऐसे कई विद्वानों और जानकारों को चैनलों ने भी बुलाना बंद कर दिया जो पहले बुलाए जाते थे। कई विद्वानों ने खुद से इन डिबेट शो में जाना बंद कर दिया। यह उनका निजी फैसला है, मगर राजनीतिक दल चोरी छिपे ये काम क्यों करें? क्या एक गठबंधन निजी तौर पर फैसला ले सकता था? तब भी तो यह बात सामने आती, तो क्यों ना सूची ही जारी कर दी जाए। यही नहीं, 2022 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस्लामिक विद्वानों और मौलानाओं से अपील की कि इस तरह के नफरती कार्यक्रमों में ना जाएं, इसे बढ़ावा ना दें। तो क्या नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाना पत्रकारिता पर हमला है? वैसे इन चैनलों को आज भी और अभी भी विपक्ष की सरकारों से विज्ञापन मिल रहे हैं। अगर विपक्ष इनकी पत्रकारिता पर हमला कर रहा है, तो इन चैनलों ने आगे आकर क्यों नहीं कहा कि हम पत्रकारिता पर हमला करने वालों से एक नया पैसा विज्ञापन नहीं लेंगे? पत्रकारिता पर हमला करने वालों से ये विज्ञापन क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं मना कर रहे हैं? सवाल है कि क्या सांप्रदायिकता का विरोध करना पत्रकारिता पर हमला है? आज की तारीख में मीडिया सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा फ्रंट है। गोदी मीडिया का जवाब तैयार करने में भारत का विपक्ष अभी भी कम साहसिक है। उसे बाकायदा अपनी हर सभाओं में, रैलियों में अखबार से लेकर चैनलों के बारे में जनता को बताना चाहिए। अखबार खोलकर दिखाना चाहिए कि कैसे सारे पन्नों पर केवल बीजेपी है, विपक्ष नहीं है। चैनलों को चलाकर रैलियों में दिखाया जाना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया गया, ताकि आप जनता की आवाज उसके जरिए सरकार तक ना पहुंचे। आखिर विपक्ष जनता के बीच क्यों नहीं जा रहा है? क्या जनता को मालूम नहीं कि ये सारे एंकर और चैनल केवल विपक्ष विरोधी नहीं हैं, जनता के भी विरोधी हैं? प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जिस तरह से ये पहले भी एक तरफा कार्यक्रम करते थे, अब भी कर सकते हैं, बस इन्हें मुर्गा लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह के नफरती टीवी कार्यक्रमों के खिलाफ ब्रिटेन में भी स्टॉप फंडिंग हेट नाम से अभियान चला। इसकी वेबसाइट खोलते ही आपको यह एनिमेशन दिखेगा कि बूंद बूंद कर हमारे समाज में नफरत बेच रही हेडलाइन जहर के बीज बो रही है। हेट क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। प्रेस अपना बाजार चलाने के लिए नफरत और विभाजन का इस्तेमाल करता है और इसके लिए पैसा विज्ञापन से मिलता है। विज्ञापन देने वालों को इस बात से फर्क पड़ता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो ऐसे अखबारों को विज्ञापन दे रहे हैं जो नफरत, पूर्वाग्रह और झूठ फैलाते हैं, तो हम उन्हें चिन्हित करेंगे, इस बात का प्रचार करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रचार करेंगे उतना ही नफरत को कीमत चुकानी होगी। और जब विज्ञापन देने वाले अपने विज्ञापन कम कर देंगे, तब नफरत छापना बंद हो जाएगा। इनके कैंपेन के बाद कई कंपनियों ने विज्ञापन देना बंद कर दिया। नफरत से लड़ना कब से पत्रकारिता पर हमला हो गया है? जब पत्रकारिता अपराधी की तरह हमला करने लगे, अपराध की भाषा बोलने लग जाए, तो क्या उसे ऐसा करने की छूट मिलनी चाहिए? इसी जुलाई में एम.के. वेणु ने द वायर में एक लेख लिखा। उसके अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने करीब 1 दर्जन प्राइम टाइम एंकरों समेत प्रमुख संपादकों से मीटिंग की। विषय था कि क्या धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद वाले डिबेट के टोन को कुछ कम किया जा सकता है। सरकार बताए कि अगर ये सब भयानक समस्या नहीं है तो संपादकों और एंकरों की बैठक क्यों बुलाई गई?
पिछले साल जुलाई 2022 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संसद में जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने 163 केसों में निजी टीवी चैनलों पर प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के चलते कार्रवाई की है। इसमें एडवाइजरी, चेतावनी, माफी मांगने का आदेश और ऑफ एयर किए जाने के ऑर्डर शामिल हैं। सरकार खुद ऑफ एयर करवा रही थी। सोचिए, कई यूट्यूबर के खिलाफ नोटिस को लेकर सवाल उठता है कि इनकी पत्रकारिता को कुचल दिया गया। तब क्या इन 14 एंकरों और उनके चैनलों को पत्रकारिता पर हमला नजर आया? अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि पिछले साल अप्रैल महीने में सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया, जिसमें चैनलों से कहा गया कि सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क 1995 के निर्देशों का पालन कीजिए। सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसमें साफ लिखा था कि किसी धर्म या समुदाय पर हमला ना करें, सांप्रदायिक भावना फैलाने वाले वीडियो या तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें। सरकार ने खुद लिखा है कि ऐसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। लगाया या नहीं लगाया, आप उसी से पूछिए। इंडिया गठबंधन ने प्रतिबंध का रास्ता नहीं चुना, सिर्फ इतना कहा कि हम इन चैनलों के खास एंकर के खास कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पिछले साल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन चैनलों का नाम तक नहीं लिया, लेकिन क्या उससे इनके कार्यक्रमों में कोई बदलाव भी आया? खुद आपको देखना चाहिए कि इस नोटिस में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस तरह के उदाहरण दिए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में चैनलों ने तनाव फैलाने की भरसक कोशिश की थी। सरकार ने अपने नोटिस में कई हेडलाइन का हवाला दिया जो उस वक्त चैनलों पर चलाई गई थी। एक हेडलाइन है, दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली खरगोन वाया दिल्ली। बिना सबूत चैनल पर शो चलाया गया। हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। वोट बैंक वर्सेस मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स। सरकार ने इन चैनलों का नाम नहीं लिया, इंडिया गठबंधन ने इनका नाम ले लिया, मगर पता तो चलता ही है कि कौन क्या कर रहा है। विपक्ष ने 10 साल के बाद यह फैसला लिया है, याद रखिएगा। इस दौरान इन चैनलों के कार्यक्रमों को लेकर तमाम आलोचनाएं दुनिया भर में छपी हैं, बहस हुई है, अदालत तक ने गंभीर टिप्पणी की है, मगर इन पर कोई असर नहीं पड़ा। नफरत फैलाने के मामले में रेडियो रवांडा का उदाहरण दिया जाता है। 1994 में 100 दिनों के भीतर 8 लाख जनजातीय तुत्सी और नरमपंथी हुतू लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। 3 साल पहले 84 साल के फेलिशियन कबूगा को गिरफ्तार किया गया। यह आदमी उसी रेडियो RTLM का सह संस्थापक और पैसा देने वाला था, जिसने तुत्सी लोगों को बार बार तेलचट्टा, कॉकरोच कहा, खुलेआम उनकी हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया। इस रेडियो चैनल से उन लोगों के नाम की घोषणा होने लगी कि अमुक व्यक्ति की हत्या करनी है। यह भी बताया जाने लगा कि वह व्यक्ति कहां मिलेगा और भीड़ इनकी हत्या करने लग जाती है। ऐसे गाने बजाए जाने लगे जो नफरत फैलाते थे, भीड़ को उकसाते थे। ठीक इसी तरह के गाने आजकल भारत में धार्मिक यात्राओं में बजने लगे हैं। इसके अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, वायरल होते रहते हैं। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में
नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। क्या भारत जैसे लोकतंत्र को पत्रकारिता के नाम पर रेडियो रवांडा चाहिए? यह फैसला आपको करना है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकर का रोल यह सुनिश्चित करने में अहम है कि उनका डिबेट कार्यक्रम हेट स्पीच में ना तब्दील हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम टीवी पर नफरत का प्रसारण नहीं होने दे सकते हैं। तो क्या यह पत्रकारिता पर हमला था? जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी तो रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों थी। तो क्या इससे इन नफरती एंकरों को रत्ती भर का फर्क पड़ा? इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि कई टीवी प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को बोलने का समान अधिकार नहीं मिलता है। जिनसे सहमति नहीं उन्हें म्यूट कर दिया जाता है या प्रतिद्वंदी को बिना रोक टोक बोलने दिया जाता है। इसी तरह के आरोप हाल के महीनों में विपक्षी पार्टियों ने भी लगाए। राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन कार्यक्रमों से दूरी भी बनाई, फिर वापस उनके कार्यक्रमों में जाने भी लगे, लेकिन इनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आप नहीं कह सकते कि विपक्ष ने एक झटके में यह फैसला लिया है। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कहने लगा। किसानों ने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया, बकायदा बोर्ड टांग दिया कि गोदी मीडिया वापस जाओ। क्या वो पत्रकारिता पर हमला था या पत्रकारिता की आड़ में पत्रकार लोकतंत्र पर हमला कर रहे थे? ये अगर पत्रकारिता कर रहे होते तो किसान आंदोलन के बीच किसानों को अपना काम छोड़कर अपना अखबार, अपना ट्विटर हैंडल नहीं बनाना पड़ता। सच्चाई यह है कि हर तरह के रचनात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद भी ये चैनल एंटी मुस्लिम एजेंडे से बाहर नहीं आए और ना आने वाले हैं। जनवरी 2024 से ये और खूंखार हो जाएंगे। सबको नजर आ रहा है कि गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है। लोग चैनलों से बोल रहे हैं कि रोकिए, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट से कह रहे हैं कि रुकवाइए, कोर्ट सरकार से कह रही है कि इनका कुछ कीजिए। जब किसी ने कुछ नहीं किया और ना हो सका तो विपक्ष ने केवल इतना कहा कि हम भरे मन से फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें इन एंकरों से नफरत नहीं है, मगर अपने देश से ज्यादा प्यार है। तो इसे पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं। इनमें मांग की गई है कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार हो। आज तक न्यूज चैनल इसे नहीं रोक पाए। जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नागरत्ना की बेंच पिछले कुछ समय से ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कैंपेन, तबलीगी जमात के समय कोरोना जिहाद कैंपेन और धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि बढ़ती हुई नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है, यानी क्या किसी एंकर को हटाया गया है। खुद कोर्ट ने पूछा है कि नफरत और पूर्वाग्रह फैलाने वाले किसी एंकर को ऑफ एयर किया गया है या नहीं। अगर ऐसा किया जाता तो क्या वह पत्रकारिता पर हमला होता? सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस बहस में कूद गए हैं, जबकि उनका काम यह बताना है कि उनके मंत्रालय ने सांप्रदायिक होती इन बहसों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। खुद अनुराग ठाकुर पर हेट स्पीच के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को बताना है कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं। अप्रैल से अक्टूबर आ जाएगा सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ नफरती भाषण के मामले में एफआईआर होगी या नहीं। उनका यह भाषण 27 जनवरी 2020 का है। एक मंत्री जब कथित रूप से गोली मारने का नारा लगवाएं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक भाषण के मामले में फैसले और सुनवाई का यह हाल है तो फिर नफरती भाषणों और एंकरों से लड़ने का क्या रास्ता बचता है। बीजेपी, जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब है, वह भी पत्रकारिता पर हमला के नाम पर इस बहस में कूद गई है। आप सब पत्रकार बैठे हैं यहां पर
और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूं, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, हैं आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने के लिए। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे। और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ सौ तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बाकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। ये एक हिट जॉब है और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फ्रेटर्निटी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ट्विटर पर लोग अनेक उदाहरण दे रहे हैं। जब बीजेपी के राज्यों में पत्रकारों पर केस किया गया, हमला हुआ, नौकरी से निकलवाया गया, उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार हुआ। बहिष्कारों का खेल किसने शुरू किया सभी जानते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजित अंजुम, अंग शुकांता चक्रवर्ती से लेकर न जाने कितने पत्रकारों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें कई बेहतरीन महिला पत्रकार भी हैं। अखबारों से भी पत्रकारों को निकाल दिया गया जो पत्रकारिता करना चाहते थे, कर रहे थे। क्या तब पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ? क्या अनुराग ठाकुर इस पर बोल सकते हैं और बीजेपी के इस बयान को ट्वीट कर सही ठहरा सकते हैं? जब बीजेपी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर अदानी पूर्व एनडीटीवी के बहिष्कार को सही ठहराया था। 8 मार्च 2014 को भाजपा ने प्रेस रिलीज जारी कर एनडीटीवी के बहिष्कार की घोषणा की थी। चैनल ने एक ट्वीट किया था जिसमें भाषा की त्रुटि के कारण गलत संदेश जा रहा था। चैनल ने अपने ट्वीट के लिए दर्शकों से माफी मांगी। फिर भी प्रेस नोट में भाजपा ने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चैनल द्वारा इस प्रकार का ट्वीट अप्रत्याशित है, इसलिए फिलहाल भाजपा सभी पैनल डिस्कशन से दूर रहेगी। अब वही बीजेपी इंडिया गठबंधन के फैसले को पत्रकारिता पर हमला बता रही है। बीजेपी बताए कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन को करीब 2 साल तक जेल में रखा गया, तो क्या वह पत्रकारिता पर हमला नहीं था? सिद्दीक कप्पन पर 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। 5,000। अदानी समूह पर न जाने कितने आरोप लगे, कितनी रिपोर्टिंग हुई। इन 14 एंकरों के कार्यक्रमों में क्या उन पर चर्चा हुई? इनके चैनलों ने क्या उस पर कोई चर्चा की? सिद्दीक कप्पन के बारे में जब आदेश आया तो 1 महीने बाद जेल से रिहा किया गया। जब केरल के चैनल मीडिया वन पर प्रतिबंध लगाया गया तब वो पत्रकारिता पर हमला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि राज्य नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है। यह कानून के राज की भावना के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भर हो जाने का मतलब यह नहीं कि राज्य बराबरी और तटस्थता से काम नहीं करेगा। बंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाने से याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन होता है। यह रिकॉर्ड है उस मोदी सरकार का। आप उन चैनलों से पूछिए कि इस पर कोई डिबेट हुआ था? गोदी मीडिया कुछ भी हल्ला करता है, सरकार सपोर्ट में आ जाती है, और सरकार कुछ भी गलती करती है, गोदी मीडिया उसे सपोर्ट करने आ जाता है। इन दोनों में फर्क करना पत्थर के बीच से हीरा चुन लेने जैसा है। दैनिक जागरण ने 8 कॉलम का फेक न्यूज छाप दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। क्या किसी ने कहा कि यह पत्रकारिता पर हमला है? जिला स्तर पर पत्रकारों पर कितने हमले हो रहे हैं? अप्रैल 2022 में जब बलिया में परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी का मामला उजागर किया गया तो ऐसा करने वाले पत्रकार को ही जेल में डाल दिया गया। अजीत कुमार ओझा, दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए। जब बलिया में पत्रकार आंदोलन करने लगे तब क्या गोदी मीडिया के इन चैनलों ने उनका साथ दिया था?
यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले की घटना है। एक थाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार के कपड़े उतरवा लिए गए। बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी जून 2023 की घटना है जब विपिन यादव और राशिद हुसैन को दैनिक भास्कर अखबार ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से वे सवाल पूछ रहे थे। मंत्री जी ने कहा, अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन करके कहूंगी, आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को ही पलट कर देखिए। अवधेश कुमार और प्रत्युष दीप की रिपोर्ट थी। न्यूज लॉन्ड्री की टीम अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष पर पहुंची कि ये दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। इसमें भास्कर की ओर से कहा गया कि ये दोनों पत्रकार थे ही नहीं, स्ट्रिंगर थे। तो भी क्या, स्ट्रिंगर को सवाल पूछने पर हटा देना चाहिए था। पत्रकारिता पर हमला कौन कर रहा है आपके सामने है। जिन एंकरों का नाम सामने आया है वो कह रहे हैं कि सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। इन्हें बताना चाहिए कि कब इन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया। इन्हें सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, तो विपक्ष से पूछने की पत्रकारिता की खोज कर डाली। 10 साल में इन लोगों ने कितने कार्यक्रम किए हैं जिसमें मोदी सरकार से सवाल किए गए। जब पीएम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? क्या इन्होंने कल से लेकर आज के दौरान यह बताया, कहा भी है कि प्रधानमंत्री ने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रधानमंत्री प्रेस का सम्मान नहीं करते हैं। क्या इसे नहीं माना जाए कि प्रधानमंत्री प्रेस का बहिष्कार कर रहे हैं? फिर किस आधार पर विपक्ष की सूची को पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कई सारे पत्रकार नजर आते हैं, वे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने प्रधानमंत्री मोदी की देखी है? प्रधानमंत्री मोदी से ये 14 एंकर सवाल नहीं पूछते कि आप राहुल गांधी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ही नहीं, आप विपक्ष के कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, वे पत्रकारों से घिरे नजर आते हैं। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव के आसपास हमेशा कैमरों और माइक की भीड़ नजर आएगी और वे जवाब भी दे रहे होते हैं। हालत यह हो गई है कि अमेरिका के पत्रकार अपने राष्ट्रपति के साथ भारत आए तो उन्हें सवाल जवाब करने का मौका नहीं दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तब क्या अनुराग ठाकुर, बीजेपी, गोदी चैनल और उनके एंकरों ने कहा कि पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? दानिश सिद्दीकी शानदार फोटो पत्रकार थे। अफगानिस्तान में उनकी मौत हो गई। दानिश को पुलित्जर पुरस्कार मिला, पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार है। किसी ने दानिश के लिए दो शब्द नहीं कहे। सना इरशाद मट्टू जब पुलित्जर लेने अमेरिका जा रही थीं तब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। यूपी के मिर्जापुर के दिवंगत पत्रकार पवन जायसवाल ने दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील स्कीम में खाने में नमक रोटी मिल रही है। गांव के प्रधान और पवन जायसवाल पर केस हो गया कि ये लोग यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। सारे आरोप झूठे पाए गए, जायसवाल को बरी कर दिया गया। इन 14 में से किस पत्रकार ने पवन के लिए बोला? क्या उनके चैनलों पर पवन जायसवाल या केरल के मीडिया वन के चैनल पर प्रतिबंध की खबरें चली थीं? शिलोंग टाइम्स के एडिटर पेट्रिशिया मुखीम के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच को कहना पड़ा कि आपराधिक मामलों में फंसाकर इस देश के नागरिकों की बोलने की आजादी को नहीं दबाया जा सकता। कोर्ट को यह भी समझाना पड़ा कि कोई किसी के लिए इंसाफ की मांग करे तो उसे नफरती बयान नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के 50 उदाहरण दे सकता हूं कि जब पत्रकारिता पर हमला हो रहा था, पत्रकारिता को खत्म कर पत्रकार के नाम पर ये एंकर हमलावर बनाए जा रहे थे, तब इन्हें होश नहीं आया। अब भी नहीं कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैलाते हैं, ना फैलाएंगे, बल्कि पत्रकारिता पर हमला के नाम पर अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रहे हैं। जब आज तक के कार्यक्रम में मंत्री ने स्मृति ईरानी ने सवाल पूछने पर एंकर को जेल की याद दिलाई, तब उस एंकर ने और उसके चैनल ने इसे पत्रकारिता पर हमला नहीं कहा था। अब इस खबर को देखिए। एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव ने लिखा है कि आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने जारी किया है।
इस आदेश में तो तथ्यों की पुष्टि की बात लिखी है, लेकिन बरेली के पत्रकार शिशिर शुक्ला का केस पढ़कर लगता है अब हर खबर के बाद अधिकारियों में एफआईआर करने की होड़ मचेगी कि कहीं शासन यह सवाल ना कर दे कि इस खबर से राज्य की छवि धूमिल हो रही है और आपने क्या किया। हम आपको एक और खबर के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं यह वीडियो लंबा हो रहा है, मगर आप देखिए, आपको गोदी मीडिया के अपराध का पता चलेगा। कैसे गोदी मीडिया खुद सरकार की तरफ खड़ा होकर पत्रकारिता पर हमले को चुपचाप देखता रहा और हमला करता रहा। नेगेटिव खबरों पर रोक के नाम पर जब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार कुछ करती है तो गोदी मीडिया क्या करता है? क्या कभी विरोध करता है, सवाल करता है? तब वो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा की याद दिलाता है, राष्ट्रवाद का नाम लेकर डराता है, धमकाता है। मार्च 2021 की हिंदू की खबर सरकारी संवाद को बेहतर करने और नेगेटिव नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए मंत्रियों के समूह ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर 50 नेगेटिव और 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक किया जाए जो सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बातें लिख रहे हैं। उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, मतलब उन्हें काबू में लाया जाए। इस खबर में आप तब के मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी पढ़िए। वे कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा से मेल खाने वाले मीडिया कर्मी और प्रमुख हस्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इसमें प्रमुख अकादमिक लोग होंगे, वाइस चांसलर, विदेश सेवा के अधिकारी होंगे जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। तो सरकार अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले पत्रकारों और हस्तियों की सूची बना सकती है। वो पत्रकारिता पर हमला नहीं है। अगर सरकार को गोदी मीडिया पर विश्वास ही होता तो यह सब करना पड़ता। इन लोगों को सरकार कितने पैसे दे रही है या देगी यह साफ नहीं, जानकारी वैसे होनी चाहिए। पत्रकारिता पर हमले को और उसके खतरे को ईमानदारी से समझने की जरूरत है। जिस तरह से मोदी सरकार के दौर में इसके हर सिद्धांत और मर्यादाओं को कुचला गया, अब यह पेशा पहचान में नहीं आता है। सही और गलत का भेद मिटकर कीचड़ बन चुका है। नए सिरे से इस पेशे के सिद्धांतों और भाषा को गढ़ने की जरूरत है। फिलहाल आप गोदी मीडिया से सतर्क रहा कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, आपको गोदी मीडिया से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।